देहरादून महाधिवेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बहुत ही खास सेशन में। खास इसलिए क्योंकि इस बार उत्तराखंड की राजनीति में एक नए राजनीतिक दल ने बहुत गंभीरता से अपनी बात कहने का, मतों को हासिल करने का, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। दल का नाम आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी, और हमारे सेशन का नाम ही है आपकी तैयारी 22 में आएगी बारी। और इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में चेहरा, उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सेशन का नाम ही है आपकी तैयारी 22 में आएगी बारी। तो ये 22 में आएगी बारी ये प्रश्नवाचक है, और इसी बात से मैं शुरुआत कर दूं, क्यों 22 में बारी आपकी आएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? पहले तो एक फौजी हूं ना जी, अब हथियार पकड़ रखा है, तो जरा मैं दिव्याशीष से पूछ रहा हूं मेरी आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि दिनेश मोहनिया जी के माइक में थोड़ी सी कहीं शायद प्रॉब्लम चल रही थी जी। तैयारी अच्छी चल रही है। हाँ। तैयारी का बेस क्या है? उत्तराखंड बना एक आंदोलन के बाद में 20-21 साल पहले, जब महिलाओं ने आवाज उठाई, जब युवाओं ने आवाज उठाई, और उसके बाद यूपी से अलग हुआ। उस समय मूल जो मुद्दे थे वो क्या थे? यहाँ पे स्वास्थ्य, यहाँ पे शिक्षा, रोजगार अच्छा होना चाहिए। जी जी। कहते हैं पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी। यहाँ पे जो इतनी और जनरेशन के तरीके हैं हिमालय में, वो सब हमारे होने चाहिए। दोनों पार्टीज, बीजेपी और कांग्रेस, इस उत्तराखंड को अलग होने में उस समर्थन में तैयार नहीं थी। वो तो जनता की आवाज थी, आंदोलन हुआ, और मजबूरन फिर ये डिसीजन लेना पड़ा कि उत्तराखंड को अलग करो। लेकिन 21 साल के बाद में अगर कोई ये बोलता है यहाँ पे मंच में आकर के कि ये चीजें कर दी हैं उन्होंने, तो मेरे को ना ताज्जुब होता है कि वाकई में 21 साल ये दोनों पार्टियां बारी बारी से रही, और इस तरह के आकर के मैंने जब 2 महीने बचे हैं मुश्किल से, उस टाइम पे दोबारा से उसी पॉइंट को कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि वाकई में जनता जो है वो दोबारा से बेवकूफ़ बन जाए। आम आदमी पार्टी क्या है? 9 साल पहले खड़ी हुई, ये 100 साल पुरानी पार्टियां हैं। 9 साल पहले खड़ी हुई पार्टी दिल्ली जैसी जगह में, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का घमासान पॉलिटिकल युद्ध होता था, वहाँ पे ना इन्होंने गायब कर दिया है। कांग्रेस तो हमसे बुरी तरह परेशान है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। जी जी। बीजेपी हिल रखी है, जिनकी मुश्किल से 8 सीटें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे 3 बार से लगातार जो पार्टी जीत रही है। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं डिबेट में थोड़ी जाऊँगा, मैं जनता के पास जाऊँगा, जनता को बोलूँगा अगर मैंने काम करे हैं, अगर मैंने यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी करी है, अगर मैंने यहाँ पे बिजली मुफ्त करी है, अगर मैंने रोजगार के साधन करे हैं, तो मेरे को वोट दो। और फुल मेजोरिटी में आ रही है। कोई शक है? अजय कोठियाल कोई ये नहीं बोलता है कि खाली उसने करा, उसने युवाओं की ताकत को समझा, उसने महिलाओं के सम्मान को समझा, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स को इकट्ठा करा, रिटायर लोगों को। और केदारनाथ पुनर्निर्माण में तो उसका नाम आता है। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, सरकार का सपोर्ट जरूर था। यूथ फाउंडेशन एक संस्था बनाई है हमने, अपने खर्चे से चला रहे हैं। 10-12 हजार लड़के इंडियन आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हुए हैं। तो ये तो ग्राउंड पे चीजें हो रखी हैं। आज अगर मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ने समझदारी से दिल्ली जैसी जगह में मुद्दों को पूरा करा है, जो मूलभूत, जिनको बोलते हैं ना उत्तराखंड के सुलगते सवाल, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे हिट, तो क्यों नहीं हमें उस पार्टी को लेके आना चाहिए? मैं अभी डिस्कशन में देख रहा था, यहाँ पे दोनों पार्टीज के अच्छे डिबेटर्स आ रखे थे, और डिबेट भी बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन क्या लग रहा था पता है? पहले तो आपस में डिबेट कर रहे, जैसे ही दिनेश मोहनिया जी की बात आ रही, तो दोनों को दोनों दिनेश मोहनिया जी पे चढ़ रहे। तो वो दोनों बोल रहे हैं कि हम विपक्ष में आएंगे, आप तो पार्टी यहाँ पे आ ही रही है। इस बार पार्टी जो है ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना ABC है, आम जनता की पार्टी है। कितनी सीटें, कितनी मेजोरिटी, वो तो आने वाले समय में हम दिखाएंगे, पार्टी जब सरकार बनाएगी। लेकिन सर कैसे, मतलब ये यकीन आपको कैसे है? क्योंकि आपको तो विधानसभा में कोई सीट हासिल नहीं है, कैसे आपको लगता है कि आपका कार्यकर्ता जमीन पर खड़ा हो जाएगा, आपके लिए काम करेगा, और उसके अंदर ये विश्वास आ जाएगा कि जो इस्टेब्लिश्ड पार्टीज हैं, जो इस्टेब्लिश्ड राजनेता हैं, जो लगातार यहाँ से जीतते रहे, यहाँ को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, उनको आप हटा देंगे वहां से और आप काबिज हो जाएंगे? इतना यकीन?
देखो, हम नहीं हटा रहे हैं, जनता हटा रही है। जब एक पार्टी को मौका मिला यहाँ पे सरकार चलाने का, वो नहीं कर पाई तो दूसरी पार्टी आ गई, बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से। फिर दोबारा दूसरी पार्टी नहीं कर पाई तो पहली पार्टी क्या बोलती है, पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी, दोबारा एक बार मौका दो। जनता ने फिर मौका दे दिया, फिर नहीं कर पाई, फिर उसके बाद में दोबारा दूसरी पार्टी आ गई, उसने फिर वही मौका दिया कि एक बार गलती हो गई, दोबारा दे दो। अब 2 बार 10-10 साल जब जनता ने देख लिया है तो जनता भी तो समझती है कि वाकई में उस समय जो उनका बच्चा था। नहीं, जनता क्या इतना समझ जाएगी कि आपको पावर में भेज दे? जनता समझती है कि उनका जो बच्चा था 10 साल का, जिस समय उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय उत्तराखंड बना, हाँ। आज वो 30 साल का है और वो बेरोजगार है। ये तो दिख रहा है सामने। बेरोजगार की सर आपने बात की, और मैं जरा एक सेकंड बताया था। और अगर ये चीजें उनको दिख रही हैं कि वाकई में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की जो सुविधाएं हैं बिल्कुल फेल हो गई है पहाड़ में, दूसरी तरफ उन्हें दिख भी तो रहा है कि दिल्ली में कैसे कामयाब हो रही हैं। उन्हें कर्नल अजय कोठियाल पे यकीन है, और उनको इसलिए और ज्यादा यकीन है कि अजय कोठियाल को तो खुला सपोर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद आ रखा है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं आप लोग, क्या है ये स्कीम? हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कैसे आप लोग इससे बेरोजगारी दूर कर देंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि आप आगे ये बोलने वाले हैं कि अगर रोजगार यहां पर मिल जाएगा तो अपने आप पलायन रुक जाएगा। तो रोजगार गारंटी आपकी है क्या चीज, कैसे आप इसको करने वाले हैं? देखो, युवा की शक्ति को समझना है। हाँ। एक बंडल ऑफ एनर्जी है, उसे चैनलाइज करना है। वो दाऊद इब्राहिम नहीं बनती है उत्तराखंड की, लेकिन वो थोड़ा सा अगर उन्हें ट्रेन करो तो अब्दुल कलाम जरूर बन सकती है। रोजगार के लिए यहाँ पे साधन ही साधन है। सबसे बड़ा हिमालय तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो अवेलेबल नहीं है? हमारी जो रोजगार गारंटी जो स्कीम है उसमें है हर परिवार में एक आदमी या एक औरत, लड़का लड़की 18 से 35 साल का, उसको नौकरी दी जाएगी। जब तक नौकरी नहीं दी जाएगी तब तक 5,000 रुपए महीना उसको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। ये रोजगार भत्ता क्यों दिया जाएगा? ताकि वो ना बाकी चीजों पे फोकस ना करे, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उस पर फोकस करे। उसके बाद में है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है 80% रिजर्वेशन होगा उत्तराखंड के लोगों के लिए, युवा युवतियों के लिए। क्षेत्रवाद नहीं होगा? क्या चीज? ये क्षेत्रवाद नहीं होगा अगर सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए रिजर्वेशन होगा? नहीं, उत्तराखंड की एसेट्स हैं, पहले उत्तराखंड तो ठीक करें। जिस दिन उत्तराखंड बहुत बड़ा बन जाएगा उस दिन बाहर वालों को ही बुला लेंगे। पहले जरा उत्तराखंड को तो करें ठीक, जो तोड़ के रख दिया है। उसके बाद में है कि हम एक पोर्टल बनाएंगे जो कि दिल्ली में कोरोना के टाइम पे कामयाब हुआ। उस पोर्टल में आपने करना क्या है, आप और मैं हैं, मैं हूं फैक्ट्री, मैं हूं इंडस्ट्री जो नौकरी मांगती है, आप हैं वो आदमी जो नौकरी चाहते हैं। मैं उसमें अपनी डिटेल्स डालूंगा कि मेरे को किस प्रकार का लड़के या लड़की की जरूरत है काम के लिए, किस प्रकार का काम है। आप अपनी डिटेल डालेंगे, मैंने क्या पढ़ाई करी है, क्या मेरी शैक्षिक योग्यता है, क्या मेरे एक्सपीरियंस है, और उसको हमारी सरकार एक अलग से ये अपना ऑफिस बना करके दोनों को जोड़ेगी। इसमें रोजगार मुश्किल क्या है? दिल्ली में 6 महीने में 35,000 लोगों को रोजगार मिला, तो यहाँ पे तो अभी तो वैकेंसी खाली पड़ी है सारी। 55,000 तो सरकार में पड़ी हुई है वैकेंसी। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर था सर, उस पर रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें खड़ी करनी है। ये फर्क है दिल्ली और उत्तराखंड में, बहुत बड़ा फर्क है। हिमालय में किसी को भेजने के लिए क्या बिल्डिंग बनाने की जरूरत है? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, एक जो ब्रिटेन का जो एक लॉयर था, वो तो बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिमालय की तरफ आया है। सारे बड़े कॉर्पोरेट्स के जो है वो हिमालय में आते हैं। वो क्या देखने इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जब बिल्डिंग बन जाएगी तब आएंगे, अगर बिल्डिंग बनेगी तो नहीं आएंगे। वो आना चाहते हैं यहाँ के नेचर को, यहाँ की प्राकृतिक ताकत को देखने के लिए। यहाँ की टिहरी झील है, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। टिहरी झील में आप एक नाव को डालो जी, उस नाव में आप 20 लोगों को बिठाओ और उसे ना उत्तरकाशी की तरफ ले जाना शुरू करो, और एक आदमी छोटी सी ब्रीफिंग करे कि ये जो झील है, ये जो पानी है, ये प्योर गंगा का पानी है। लोग ना एक बार नहीं 4 बार तो पहले पानी में हाथ मारेंगे, उसको पिएंगे। फिर उनको बताओ इसके नीचे एक शहर होता था, टिहरी शहर। भावनाओं के बावजूद लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करा गया लोगों को। यहाँ पे नीचे घंटाघर होता था, यहाँ पे राजा का दरबार होता था, वहाँ पे सिंगोरी की दुकान होती थी। यहाँ पे पहले 2 बैलों की लड़ाई होती थी। जब बैलों की लड़ाई होती थी तो सारा टिहरी इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए, और ताली बजाता था। लोग ना एक भावना में आएंगे। बताओ, ऊपर वो पहाड़ है, इसे बोलते हैं खैट पर्वत। पहाड़ों की कहानी सुनाओ। यहाँ पे भड़ होते हैं, वन देवियाँ होती हैं, आचुरियाँ होती हैं, और वो वन देवियों का इलाका है। साल में एक बार इमेजिनरी वन देवियों की एक यात्रा चलती है। उस टाइम पे गांव वाले क्या करते हैं, अपने बच्चे को छुपा देते हैं। जी जी। लाल रंग का कपड़ा, रंगीन कपड़ा कोई नहीं पहनता है, बांसुरी कोई नहीं बजाता, नहीं तो वन देवी अट्रैक्ट कर लेगी। ऐसी आप 10 कहानियां सुनाओ।
वो यात्री ना 4 दिन की जगह 40 दिन रहना चाहेगा यहाँ पे। यहाँ तो एसेट्स ही एसेट्स हैं सारे, उनको खाली हमने तरीके से बनाना है बस। अब फौजी आदमी मैं देख रहा था अभी, बहुत सारे पुरस्कार मिले आपको, कीर्ति चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, लेकिन आप बोलते भी धारा प्रवाह है, ये कैसे कर लेते हैं? ये बैलेंस बहुत कम देखा है मैंने। आज तो आम आदमी की आवाज है, उसको तो निकलना ही चाहिए। अजय कोठियाल तो एक छवि बन के आ रहा है आम आदमी की, और क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस हैं आर्मी के, मेरे एक्सपीरियंस नेतागिरी के नहीं है लेकिन लीडरशिप के तो हैं। और एक लीडर बन के आज मैं आ रखा हूं यहाँ की जनता के सामने खड़े होकर के, जो शादीशुदा आदमी नहीं है वो लीड करे और उतने दिन तक पॉलिटिक्स में डेपुटेशन में रहे जिस दिन तक यहाँ की पॉलिटिक्स वाकई में ठीक हो जाए। और जिस दिन ठीक हो जाएगी तो दोबारा केदारनाथ के बाद में तुंगनाथ में जाकर के बैठ जाएंगे, वहां जाकर के एंजॉय करेंगे, बीच बीच में आएंगे और इन युवाओं को समझाएंगे तुम्हें पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, तो जो मेजर प्लैंक है आपका यहाँ भी दिल्ली की तरफ फ्रीबीज वाला है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तो क्या कैसे मुफ्त करने वाले हैं आप? बिजली कितनी मुफ्त करने वाले हैं, पानी कितना मुफ्त करने वाले हैं? हमारे ऑडियंस को और हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हम तो आपको अभी उदाहरण दे रहे थे, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो सोर्स है वो कौन सा है? वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है वो विस्थापित करके 1 लाख से ऊपर लोगों को उसके बाद में बना है जी। वो जो बना है वो आज उत्तराखंड की जमीन पे है, वो पानी उत्तराखंड का है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये नहीं बोलता कि अगर उत्तराखंड की जमीन पे अगर ये 2 चीजों की वजह से ये डैम बना है तो इसकी एसेट्स कैसे वैल्यू जा सकती है यूपी सरकार के पास में। अब होता क्या है, उत्तराखंड सरकार ये केस हार गई, धीरे धीरे करके हारी। अभी कुछ दिन पहले धामी जी एक डेलीगेशन लेकर के गए थे और आकर के उन्होंने बोला हमने परिसंपत्तियों का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। जहां पे 2000 करोड़ मिलने थे, 3000 करोड़ मिलने थे, वहां पे वो 203 करोड़ रुपए लेके आ गए। मतलब आप कह रहे हैं समझौता करके आ गए वो, और उत्तराखंड के घाटे का समझौता करके। अगर 3000 मिलने थे, 3000 करोड़ और 203 ही मिल रहे हैं तो क्या समझौता नहीं होगा ये? अगर ऐसा मैं थोड़ा समझाता हूँ इसका जी, कैसे? उसके बाद है टिहरी डैम। टिहरी डैम का कुछ ऐसा तरीका बनाया जा रहा है कि कोर्ट बोल रहा है कि जमीन उत्तराखंड की है तो टिहरी डैम उत्तराखंड का होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे एक सिस्टम बना रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ना धीरे धीरे करके ऐसी चिट्ठियां बनाएगी और टिहरी डैम परमानेंट उनका हो जाएगा। अब ये क्यों होता है? केंद्र को किस चीज की जरूरत है? उत्तराखंड में कुल 4 या 5 एमपी होते हैं, वहां पे 80 एमपी होते हैं, तो वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगी? उत्तराखंड को तो बनाया जाता है ना एक तरीके से, और हम लोग बनते हैं क्योंकि हम सीधे हैं, हमारे अंदर ताकत है, मजबूरियों के बावजूद हम अच्छा कर सकते हैं, तो हम कहते हैं चलो ठीक है यार चलने दो। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्या हमें इसमें जागरूकता नहीं लानी चाहिए? ये तो सब अवेयरनेस वाली चीजें हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड हैं। इन पे जो आंदोलनकारी थे जी, वो बुरी तरह से परेशान होने के बाद में आज ना कोप भवन में बैठ गए बेचारे, जो उनके अंदर इतनी सोर्स है, इतनी क्षमता है कि कैसे हम आज सरकार को सिखा सके कि अच्छा चले। आजकल वो आंदोलनकारी मेरे से जुड़ रहे हैं, वो मेरे को किताबें दे रहे हैं, उत्तराखंड के सुलगते सवाल पढ़ो, उनको सारा बैकग्राउंड समझ में आता है, किस तरीके से आंदोलन शुरू हुआ है, क्यों ये आंदोलन रुक नहीं पाया और क्या जरूरत है कि आप जिस चीज को आज करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, तो वाकई में उसी आंदोलन को शेप देने की कोशिश कर रही है। और शेप देना है तो उसमें मुश्किल क्या है? वो तो सब पुरानी चीजें हैं, उनको हमने ठीक करना है। फौज में एक शब्द बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। जब आप कोई काम करते हैं और 2 साल का पीरियड होता है, 6 महीने में आपको दिखता है कि मैं जो सोच रहा था टारगेट अचीव करने का वो नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करते हैं? ओरिजिनल आइडिया पे जाते हैं, बैक टू बेसिक्स, और फिर दोबारा से करेक्शन शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी इस जो दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को तोड़ दिया है, बैक टू बेसिक्स कर रही है। जब आंदोलन के बाद में सरकार बनी थी, उत्तराखंड बना था, उन मुद्दों को जो दिल्ली में साबित कर दिए हैं उनको लेके आ रही है और आगे लेके चल रही है। सर, बेसिक्स की बात आपने की, आप कह रहे हैं कि आप मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, रोजगार गारंटी की आप बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। इन सब का जो मूल है वो धन है और वो एक्सचेकर पे बोझ पड़ेगा उत्तराखंड के। आपको लाएंगे कहां से इतना पैसा आप इतनी सारी चीजों के लिए? ये भी तो बड़ा सवाल है, ये भी तो बेसिक सवाल है एक बहुत। अगर भ्रष्टाचार हट जाए, अगर अजय कोठियाल मुख्यमंत्री अपने घर को भरना शुरू कर दे, उस चीज को हटा दे, तो यहाँ पैसे की कमी नहीं है। आप देखो दिल्ली में 5 साल पहले, 7 साल पहले बजट होता था 30,000 करोड़। आज 7 साल के बाद में वो बजट हो गया 69,000 करोड़। कैसे हुआ होगा? उन्होंने यही तो करा कि हर किसी की जेब जो है ना, जो भरने वाले हैं, वो जेबें खाली रोक दी। उन्होंने कहीं ना कहीं से करप्शन को तोड़ने की कोशिश करी। मनीष सिसोदिया जी खाली एजुकेशन के नाम से नहीं जाने जाते, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुरु हैं। मनीष सिसोदिया जी ने जब ऊपर मेरे से डिस्कस करा उत्तरकाशी में, उस पावन भूमि में जहां पे हम रात को रुके, मेरी समझ में आया उत्तराखंड में तो इससे 10 गुने और बड़े एसेट्स हैं। यहाँ पे तो चीजें हम लाने की ना क्षमता नहीं रखते, करने की क्षमता नहीं रखते, तो इसलिए आज हमारा 70-80 हजार करोड़ तो उल्टा डेबिट हो गया है।
आप अगर इस पे ना कोई ये बीजेपी कांग्रेस बोलती है आप कहां से पैसे लाओगे, तो इसका मतलब वो पहले इच्छा ही नहीं रखते करने की। अभी पहले मैं डिबेट में सुन रहा था, वो मोहनिया जी से बार बार सवाल कर रहे थे जी, स्कूल, ये जो अपना वहां पे हॉस्पिटल है, हाँ, रोजगार, अपनी बात तो कर नहीं रहे। एक पार्टी कोशिश कर रही है लाने की चीजों को और वो दोनों के दोनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों को देख के लगता है, पता नहीं साहब भाई साहब चले गए शायद, अब दोनों को देख के लगता है दोनों ना अपने आकाओं से रूठे हुए हैं। मेरे को तो ऐसे लग रहा था बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में बैठ रखी हैं और आम आदमी पार्टी के साथ भिड़ रही हैं, और वो बड़ा क्लियर ऑब्वियस सा दिख रहा था किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे रूठे लोग आपके पास आ रहे हैं क्या बीजेपी कांग्रेस से? मेरे को ऐसा भी लग रहा था वो मोहनिया जी को कहीं अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं हमारे लिए कोई जगह है क्या, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैं बहुत गंभीरता से जानना उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को जी। अच्छे लोग हैं, अगर आएंगे थोड़ा पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के काम करने के तरीके को थोड़ा समझ लें तो वो तो हमेशा इस देश के लिए एसेट्स भी रहेंगे। गलत पार्टियों में हैं दोनों। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग अच्छे हैं, वो अच्छा मुन्ना सिंह चौहान जी अच्छे आदमी हैं जी, ये जो अपने करण महाराज जी जो हैं अच्छे आदमी हैं, गलत पार्टियों में पड़ रखे हैं। इनको ना आपस की पार्टियों को बदली नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर गलत पार्टियों में ही रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही होगी ना आजकल जी जी। वो कहते हैं ना कि बीजेपी में सारे मंत्री कांग्रेस के हैं पुराने, कांग्रेस वाले अब टूट करके बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। ये वो वाला टाइम आ गया है जब जनता के सामने ये जाएंगे वोट मांगने के लिए। अब 3 महीने बचे हैं, तो कैसे जाएंगे? तो ये जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, पहले बोलेंगे भाई साहब, दीदी, माँ, मेरे से ना गलती हो गई, मैंने तेरे से झूठ बोला, मैंने तेरा अपमान करा, मैं तेरे हाथ पांव जोड़ करके पांव पड़ के गया तेरे को प्रॉमिस करके कि मैं जीतूंगा और मैं सरकार में चीजें ठीक करूंगा। मेरे को ना पाप लगता है, वाकई में बड़ा बुरा लग रहा है। और फिर टप टप 2 आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बोलेंगे पता है गलती असली में तुम्हारी नहीं है, मेरी ही गलती है। अच्छा। तुमने तो पूरे भरोसे से मेरे को करा, और फिर हमको जाकर के ना उस सरकार में बीजेपी वालों ने काम ही नहीं करने दिया। अब मैं कांग्रेस में आ गया हूँ, एक बार और मौका देना, पक्का अच्छा करूंगा। वही कांग्रेस करेगी बीजेपी में जाकर। आपने बिल्कुल उतार दिया है, मतलब जो वो कैंपेन में करने वाले, कहने वाले, आपने उतार दिया है। औरतें बोल रही हैं ऊपर, मेरे को औरतें रोके बोल रही हैं कि इस बार तो आंसू भी आ जाएंगे, तब भी इनको झाड़ू से मार के भगाना है। आप ये बताइए सर कि वो बीजेपी वाले कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं या कांग्रेस वाले बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? अगर उनको लगता है कि आप जीतने वाले हैं, आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, कर्नल कोटियाल मुख्यमंत्री बनने वाले, तो वो आपके पास आते? ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है। कुछ लोग आएंगे, लेकिन अच्छा। सारे तो नहीं आ सकते। अगर इन्हीं पार्टी को ला करके हमने वो करना है तो कर्नल अजय कोटियाल भी तो ये पार्टी का हिस्सा बन जाएगा। अगर इस पार्टी का ही हिस्सा बनना है तो इतनी मेहनत क्यों करने की, एक नए पार्टी को लेके आओ। जी जी। और जहां बात होती है समय की, हाँ। आम आदमी पार्टी तो 9 साल की बनी हुई पार्टी है और लगातार जीतती भी आ रही है। यहाँ पे 1 साल में इन दोनों ने मिलकर के आम आदमी पार्टी को बना दिया है सामूहिक अपना ऑपोजिशन। तो यह साफ दिख रहा है कि पार्टी की एंट्री हो रही है, लोग किस तरीके से हमारे आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उन आइडियाज को जैसे हम समझा रहे हैं तो लोगों से कुछ चीजें पूछ रहे हैं, उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने पार्टी की पॉलिसी में। किस तरीके से जब सरकार बनाएंगे हम उसको जमीन पे अमल करेंगे। अच्छा, आपकी सीट भी डिक्लेयर हो गई है, आपका भी पता चल गया है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि उस सीट से जो जीतता है उसी की सरकार बनती है। इस मिथक को सामने रख के आपका नाम घोषित किया गया गंगोत्री का, और गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा भी आपने भी दिखाई है अपने बयानों में। हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, मनीष सिसोदिया जी आए, सबने गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रदर्शन किया। लेकिन दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो पूरी दुनिया में किस तरीके की चर्चा बटोर रही है ये आप जानते हैं, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है सबके सामने। वही श्रद्धा दिल्ली में यमुना के लिए क्यों नहीं दिखाई दी? आप फिर कैसे यकीन किया जाए कि जो श्रद्धा आप वहां दिखा रहे हैं वो रिजल्ट लेके आएगी और हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे वहां पे? यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन अभी ना हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह क्यों इंटरनेशनल मुद्दों को यहाँ पे लाएं? पहले तो उत्तराखंड की बात करते हैं। हम कहाँ दिल्ली में जाएं? अभी दिल्ली वाले तो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, खाली वो तो चाह रहे हैं कि आप अपने उत्तराखंड में फोकस रहो। दिल्ली वाले खाली सपोर्ट कर रहे हैं, ये और क्या बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, समझदारी से। बाकी तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर करा हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कर्नल अजय कोटियाल। कर्नल साहब, आप घर पे नहीं बैठोगे, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे रैली रूली के लिए, आप जगह जगह घूमिए और जाकर के ना अपने फेस दिखाइए। आपका फेस लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं आकर के आपको समझाऊंगा, जनता को समझाऊंगा हम कैसे घोषणाएं कर रहे हैं, उनको कैसे अमल करना है। और बाकी तो आपका चेहरा हमने दे ही दिया है। दूसरी पार्टी को देखो, अभी असली इनका अब पॉलिटिकल जिसे बोलते हैं कैंपेन वो शुरू हो गया है। अब इनकी समझ में आ गया है इनको तो वोट मिलने नहीं है, तब क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने केंद्र से पूछा, केंद्र वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं यार, ये तो उत्तराखंड है ना, इनको तो 2 मिनट में बना देंगे हम। आएंगे, अच्छा, लंबी रैली करेंगे
घोषणाएं करेंगे, पुराने टेप रिकॉर्डर चला करके जो 2014 में थी घोषणाएं उन्हें दोबारा करेंगे और लंबी रैली को दिखा करके जनता को बोलेंगे कि सारी जनता तो हमारे साथ है। तो ये लोग तो अब कैंपेन में किस तरीके से करेंगे, अभी मोदी जी आए थे, अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं 16 तारीख को, तो इनके तरफ से कैंपेन की सरदर्दी खत्म हो गई। जनता को कैसे करना है वो केंद्र की तरफ बातें चलेंगी। वैसे वाली बात होगी जैसे आप कह रहे थे कि यमुना पे बात करते हैं, हम बात करते हैं गंगा पे। गंगा की श्रद्धा की वजह से आम आदमी पार्टी ने अजय कोटियाल को उत्तरकाशी गंगोत्री का चेहरा नहीं बनाया है जी। गंगा पावन नदी है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सब की है उसके लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की रिस्पेक्ट उत्तराखंड के पूरी भूमि पे है, पूरी नदियों पे है, पूरी जनता पे है। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमने सबके लिए लड़ना है। उत्तरकाशी इसलिए है क्योंकि मेरी कर्म भूमि रही है। अच्छा। आर्मी से आने के बाद पहली बार जब मैं पोस्टिंग आया आर्मी से बाहर उत्तराखंड में, तो मैं आया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, वो उत्तरकाशी में है। हाँ। वहीं से मेरे को मौका मिला। आपदाएं वैसे आनी नहीं चाहिए, लेकिन हम आए और 3 महीने के बाद आपदा आ गई, और क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज थी केदारनाथ आपदा, तो हम उसमें इन्वॉल्व हुए। उससे हमको मौका मिला केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन का, हमको मौका मिला यूथ फाउंडेशन बनाने का, जिससे 12-13 हजार लड़के लड़कियां फौज में पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो गए। जी जी। उसी उत्तरकाशी से हम गए। ये अपना सबसे ऊंचा जिसे बोलते हैं हिमालयी महाकुंभ नंदा देवी राज्यात यात्रा, जिसमें 4 सींग का एक भेड़ू एक बार पैदा होता है, 14 साल में यात्रा होती है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं कर पाएंगे, तब हम वहां से गए। तो उत्तरकाशी तो मेरी कर्म भूमि है ना, तो इसलिए मेरे को उत्तरकाशी से ही लड़ना चाहिए। लेकिन सर यमुनोत्री भी उत्तराखंड में ही है, देवभूमि में ही है, और यमुना भी आप ही के प्रदेश से निकलती है। गंगा और यमुना तो सबसे पावन यहाँ की नदियां हैं। यही मैं कह रहा हूँ। तो वो तो हमारी पूरी की पूरी उनकी तरफ श्रद्धा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ गंगोत्री विधानसभा में इसलिए हमको वो करा गया है क्योंकि हम 70 सीटों पे तो नहीं लड़ सकते ना, किसी एक सीट पे लड़ना है। लेकिन उत्तरकाशी को छोड़ करके, गंगोत्री विधानसभा को छोड़ करके हम बाकी सब जगह घूम रहे हैं, गंगोत्री विधानसभा में ही नहीं घूम रहे, क्योंकि वहां पे जनता ने हमको ये आश्वासन दिया है कि सर अगर पहली बार उत्तरकाशी से, गंगोत्री से मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है तो आप ना यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ हम देख लेंगे। आप और लोगों को कन्विंस करो, और लोगों से बात करो, और उसके बाद पूरी सत्ता में जब हम आएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री गंगोत्री से होगा। गजब का विश्वास है सर, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इतना गहरा विश्वास आपका। अब तो खैर रिजल्ट बताएगा, लेकिन महिलाओं के बारे में, महिलाओं की, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो बहुत कर्मठी हैं, ये मैंने देखा है, और जो भी उत्तराखंड को देखता है वो ये बात जानता है। महिलाओं के राजनीति में आने की बात हो रही थी, हमारा पहला सेशन भी महिलाओं पे फोकस था, बहुत सारी बातें हुई, हम सब ने देखी। आपका दल महिलाओं के लिए क्या भूमिका सोच रहा है आने वाले चुनाव में, कितनी गंभीरता से सोच रहा है, और क्या रोल अभी तक आपके जहन में है, आपके मन में है? देखो, महिला तो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है जी। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, कभी, क्योंकि हम तो बाहर पढ़ाई करी है, फादर अच्छी नौकरी में थे जी, तो हमारी माँ जब हमको गांव लेके जाती थी तो बड़े प्यार से कैसे हमको ऊपर चढ़ाने में ना मदद करती थी, और उसमें क्या ताकत थी। मैं देखता हूँ यहाँ पे सुबह सुबह अगर आप चलना शुरू करो तो 6-6, 7-7 महिलाएं 80 किलो घास लेकर के चल रही हैं सड़क पे। जी। और उनके मूवमेंट को देखो, अगर उसी मूवमेंट को ना कोई ट्रेनिंग के मेथड से देखे तो सबसे बढ़िया इंटरनेशनल वॉकर बन सकता है, ये उनकी क्षमता है। जी जी। सुबह सुबह उठ जाती हैं, घर से दिखती नहीं है बाहर, और शाम तक कुछ ना कुछ काम करते रहती हैं। अभी खेती होगी तो महिलाएं होंगी सबसे ज्यादा आगे, जंगल में जाएंगी, पता है वहाँ बाघ घूम रहा है, उसके अंदर भी ना वो जाकर के और घास काट कर लेके आ रही है, अपने जानवरों को पाल रही है, बच्चे के भविष्य को देख रही है। वो उम्मीद कर रही है कि मैं तो सारी मेहनत कर रही हूँ, मेरे बच्चे की कम से कम अच्छी कहीं नौकरी तो लग जाए। उस महिला के लिए तो हमें सब चीजें करनी है। ये जो आम आदमी पार्टी है, इसने महिलाओं के लिए क्या करा है दिल्ली में? महिलाओं को कितनी जगहों पे आरक्षण दिया है, महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन में फ्री कर दिया है कि आप किसी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसमें जाओगे, आपको सारी चीजें फ्री हैं, कोई पैसा नहीं देना है। और महिलाओं के लिए एक अलग ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। हमें तो इसी बंडल ऑफ एनर्जी को और ज्यादा चैनलाइज करना है। महिलाओं को तो हमें प्रणाम करना चाहिए, लेकिन महिलाओं के काम को भी समझना चाहिए कि उनके हाथ में ना वाकई में हथौड़े की ताकत है, और उस ताकत को इस्तेमाल करना है। वो आम आदमी पार्टी करेगी। अभी देखना आप, केजरीवाल जी आएंगे, कोई ना कोई जो घोषणाएं करेंगे, उन घोषणाओं में महिलाओं के लिए भी कोई घोषणा होगी। तो अभी आप वेट कर रहे हैं कि केजरीवाल जी आए और वो कुछ अनाउंस करें फिर? ये एक तरीका होता है। कोई पार्टी है वो बोलती है बिजली, पानी, रोजगार, भ्रष्टाचार एक साथ बोल के और खिचड़ी बना दी, और खिचड़ी ऐसी कि बेस्वाद खिचड़ी कि कोई खाए तो उसे हजम ना हो। अच्छा। हम क्या कर रहे हैं, एक कैंपेन बता रहे हैं, एक आसपास बता रहे हैं, हाँ। उसको फिर जनता के पास लेके जा रहे हैं एज अ कैंपेन, फिर उसके बाद में समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे अमल करेंगे। कुछ जनता से इनपुट्स ले रहे हैं, उस इनपुट से अपनी चीजों को करेक्शन कर रहे हैं। तो हम बारी बारी से लेके चल रहे हैं, हमारे पास टाइम है अभी, हम सारी की सारी चीजें समझाएंगे। इस बार जब ये
इलेक्शन से पहले। जी जी। एक बात सर जरूर समझना चाहेंगे, अभी आप दोनों दलों की बात कर रहे थे, अपनी रैली की बात की, आपने प्रधानमंत्री की रैली की बात की, आपने कहा राहुल गांधी रैली करने आ रहे हैं। इन दोनों में बड़ी चुनौती आप किस दल को मानते हैं? कोई ना कोई तो होगा जो आपका प्राइम टारगेट होगा, पहला लक्ष्य होगा कि ये लक्ष्य है, इसको हराना है और फिर सत्ता में आने की जो है राह आसान हो जाएगी। देखो वैसे तो ना जी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे डिबेट्स कराओ, इन दोनों दलों को बुला लो और इनसे बात कराओ, जनता अपने आप समझ रही है सारी चीजें, अच्छा। किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, आज की तारीख में जी बीजेपी को तो दिख गया है कि वो लोग नहीं आ रहे, अब वो केंद्र पे डिपेंडेंट हैं, किस तरीके से केंद्र के आएंगे और आकर के इनके मैसेज को, इनकी जो इमेज है उसे ठीक करेंगे। कांग्रेस की अलग लड़ाई चल रही है। यहाँ तो मेरे को दिख रहा था, बल्कि जो अभी प्रवक्ता आ रखे थे वो तो हरीश रावत जी को ही चैलेंज कर रहे थे ओपनली कि हरीश रावत जी जो बोल रहे हैं वो कोई भी चीज़ सही नहीं है, मतलब साफ जो मेरे को दिखने में लगा। लेकिन क्या होता है, चाहे दोनों ही पार्टियां आज गड्ढे में घुस रखी हैं, जी जी, पर कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज तो होते हैं। अभी वो हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे यहाँ से, एक दिन में 4 जगह जाएंगे, हम लोग तो एक दिन में 4 जगह नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारा चैलेंज, क्योंकि रिसोर्सेज इनके पास हैं, तो इसलिए बीजेपी से, कांग्रेस से कुछ नहीं है हमारा चैलेंज अभी। कांग्रेस से चैलेंज आप स्वीकार ही नहीं करते हैं कि कांग्रेस से कोई चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष वाली पार्टी है, जो जनता में है, अभी जो पावर में है, हमें तो उससे लड़ना है ना। हमें तो यहाँ पे सिस्टम को ठीक करना है, विपक्ष को क्या ठीक करना। जब ये दोनों विपक्ष में आ जाएंगे तभी आपस में लड़े और एक अच्छा विपक्ष बने जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के हमें भी दिशा दिखाते रहे कि हम सरकार बनने के बाद में चीजों को और अच्छा कर सके। सर अभी तो आप विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन आपने जो सपना देखा है उसमें आप ये देख रहे हैं कि आप सत्ता में रहेंगे और इन दोनों में से कोई या दोनों विपक्ष में रहेंगे। देखो, सपने देखने चाहिए अच्छाई के लिए। हाँ। और जब सपना दिखे सुबह 4 बजे तो वो सपना तब सच होता है। खाली ये कहावत होती है कि सुबह 4 बजे का सपना सच है, वो तब सच होता है जब ये जो हाथ है ना, इसमें खाली उंगलियां, ये जो हाथ की जो लकीरें हैं, इन पे भरोसा ना करा जाए, हाथ को मुट्ठी बनाई जाए और मुट्ठी से पूरी चीजों को ठीक करने की कोशिश करी जाए। आम आदमी पार्टी उसमें क्षमता रखती है, अजय कोठियाल उस करने की काबिलियत रखता है, एक्सपीरियंस उसने दिखा रखे हैं करके। जब पावर नहीं थी तब चीजें करी हैं, पावर में आने के बाद तो सारी चीजें बड़े आसानी से करेगा। आपने जो चीज की, आपने जो उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में हमारे बहुत सारे दर्शक जानते भी हैं। बल्कि ये तो पीछे अभी सबसे पावन दृश्य दिख रहा है, केदार बाबा का मंदिर बार बार दिखाया जा रहा है। हाँ। आज हमारी किस्मत है केदार बाबा के यहाँ काम करने की वजह से। केदार बाबा ने ना हमको, कहते हैं ना, जादू का डंडा वो नहीं दिया है, लेकिन केदार बाबा ने मेरे को एक चीज जरूर सिखाई है कि किस प्रकार से जब परिस्थितियां सबसे विषम होती हैं, जब सरकार मना करती है कि 3-4 साल तक पूरी यात्रा मत शुरू करो, खाली डोली को भेजो ऊपर, यात्रियों को तब भेजेंगे जब सुविधाएं तैयार हो जाएंगी, तब हमको बोलती है सरकार कि आप कोशिश कर सकते हैं क्या। हमारे मुंह से निकलता है सर मजा आ गया, और उसके बाद में युवाओं की टीम को लेकर के, महिलाओं के आशीर्वाद को लेकर के, इन युवाओं की जो माएँ हैं और एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को लेकर के, उनके एक्सपीरियंस को, हमने एक टीम बनाई। जी जी जी। केदार बाबा ने हमको सिखाया, अगर इन 3 चीजों की टीम आप बनाओगे तो आज उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नाकाम है, जो नहीं हो सकता है। और क्योंकि केदारनाथ में हमने ये कर दिया है तो हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है, जनता को पूरा कॉन्फिडेंस है, हम हर जगह कर सकते हैं। यूथ फाउंडेशन अपनी तनख्वाह से चलाते थे जी जी, पहले 100 लड़कों का, नहीं वो रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है उसके बारे में निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि दर्शक जानते हैं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। आप अच्छा प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ इस मंच पर आने के लिए और खुलकर, जी खोलकर अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपना विजन हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड्स फॉर एक छोटा सा मैसेज, आपकी चैनल पे यहाँ आके बैठा हूँ, इसकी इतनी बड़ी रिकॉग्निशन है जी, तो 1 मिनट का एक मैसेज तो दे सकता हूँ। जरूर जरूर जरूर। मैं आज जनता से ये डायरेक्ट अपील करना चाहता हूँ, आप आम आदमी पार्टी को मत देखिए, आप ये देखिए बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे 10-10 साल रही है, आप देखिए उन्होंने वाकई में किस तरीके के काम करे हैं। अगर आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, तो आप ना आम आदमी पार्टी को देखिए, आप देखिए कि किस प्रकार से आने वाले 60 दिन में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को लेकर चलती है आगे। आपको लगेगा अगर कि वाकई में आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। ये देखना बीजेपी के कितने लोग केंद्र के यहाँ पे आएंगे जुमलेबाजी करने के लिए, कांग्रेस के कितने लोग यहाँ पे आएंगे जुमलेबाजी करने के लिए, आम आदमी पार्टी के कितने लोग आएंगे। ये वही बीजेपी है, वही कांग्रेस है जिन्होंने 21 साल में 10 यहाँ पे मुख्यमंत्री दिए,
आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने 9 साल में एक ही मुख्यमंत्री दिया है। मेरे तो ख्याल से आप अपना देखेंगे और उसके बाद चूज करना कि कौन पार्टी अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद कुटियाल साहब यहाँ आने के लिए।